Hello everyone and welcome to Adda 24/7 Regulatory Body and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं EPFO की जो लेटेस्ट वैकेंसी अभी आई है उस बारे में। तो क्या है ये वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और क्या एग्जाम पैटर्न होगा और कितना समय है हमारे पास इस वैकेंसी को केटर करने के लिए, यानी कि इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी चैनल के साथ आज पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। अब आते हैं आगे, और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो इसको शेयर और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सीधे आएंगे, मुद्दे की बात करेंगे। तो यहाँ पे और उससे पहले एक और बड़ी जानकारी, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं वेट करते हैं फीस कम होने का, तो ऐसा एक मौका आप लोगों के पास दोबारा से मिल रहा है। कल महाशिवरात्रि का मौका है और इस महाशिवरात्रि के मौके पर आप लोगों को फ्लैट 78% डिस्काउंट्स के साथ डबल वैलिडिटी मिल रही है आपके सभी महापैक्स में। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे थे ऐसे किसी मौके का जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, हमारे पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, महापैक में जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651। तो Y651 डिस्काउंट कोड के साथ आप अपने आप को महापैक में या फिर लाइव बैचेस में डबल वैलिडिटी के साथ एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पर। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आपके कराए जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उसी में से एक वैकेंसी आपकी आई है ईपीएफओ। ईपीएफओ यानी कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है। वैकेंसी कितनी है? तो ये रिक्रूटमेंट है आपका स्पेशल एडवर्टीजमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इट इनवाइट्स द रिक्रूटमेंट स्पेशल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए निकाली गई है। नाउ कितनी वैकेंसी है और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अभी आगे बात करेंगे। पहली बात, ये जॉब आपकी है क्या और इसकी अगर बात करें तो किस तरह का ये जॉब है, तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रुप बी पोस्ट है ये आपकी। आपको पता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये 3-4 तरीके के पोस्ट आपके निकाले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें ये आपकी ग्रुप बी पोस्ट है। और इस ग्रुप बी पोस्ट में ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होगी। तो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट, ग्रुप बी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये कहता है कि अगर आप एक प्लेन ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एक प्लेन ग्रेजुएट हैं और हमें ग्रुप बी पोस्ट मिल रही है तो ये एक अच्छा मौका है और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। राइट नाउ इसका प्रोबेशन पीरियड होगा आपका 2 साल। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सारी डिटेल्स से आप आगे बढ़ जाएंगे, सारे प्रोसेस से आगे बढ़ने के बाद 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बड़ी जानकारी ये, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या रहेगा, यानी कि ये एग्जामिनेशन कौन सी बॉडी कंडक्ट कराएगी। जैसे आपका बैंक के एग्जामिनेशन आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है बहुत सारे एग्जाम, उसी तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो यूपीएससी के अंतर्गत जब एग्जाम होता है तो यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं। ये बिल्कुल लेमैन पैटर्न नहीं होते हैं, बेसिक पैटर्न्स नहीं होते हैं। और यूपीएससी के अंदर अगर जनरल अवेयरनेस आए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिस तरह से यूपीएससी का आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का तरीका देखते हैं, कुछ वैसा ही हमें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस देखने को मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनेंगे वो है आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। आगे पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट जो है यानी कि डेजिग्नेशन जो आपको मिलेगी वो है आपकी पर्सनल असिस्टेंट की। तो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और इसके साथ साथ वैकेंसी 323 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस पोस्ट के तहत। और कैटेगरी जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स में आएगा, तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हो जाएंगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होगा आपको। अब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स क्या है, 7 मार्च, यानी कि आज आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन आज से वो है फिल होना शुरू हो गई। 7 मार्च से लेके 27 मार्च शाम के 6 बजे तक, 27 मार्च शाम को 6 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें भी ये बात देखने वाली होगी कि 27 मार्च का हमें इंतजार नहीं करना है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना ये फॉर्म जो है 25 मार्च तक ही फिल कर दें, इसके आगे ना बढ़े, क्योंकि लास्ट में आपको पता है थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं फॉर्म को फिल करने में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहेगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरह से आपकी प्रोसेस होने वाली है। सैलरी जो रहेगी वो आपकी 7th पे CPC लगेगा इसमें, तो सैलरी आपकी 44,000 ऑनवर्ड आपकी सैलरी रहेगी, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, और ये 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से रहने वाली है आपकी सैलरी। आगे बढ़िए। अब इसमें जो नोटिफिकेशन आपका आज आउट हुआ है, नोटिफिकेशन को, इस फॉर्म को आप 27 मार्च लास्ट इसकी 6 बजे तक की डेट है। अब इसमें बड़ी जानकारी जो आप लोग को पता होनी चाहिए वो ये कि इसके एग्जाम डेट भी साथ ही साथ नोटिफिकेशन में बता दी गई है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम डेट आपकी जनरली क्या होती है, टेंटेटिव डेट्स मेंशन करते हैं, टेंटेटिव मंथ मेंशन किया जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डेट ऑफ एग्जाम पहले ही बता दी गई है। तो EPFO पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम डेट 2024 की जो है वो है आपकी 7 जुलाई 2024। अब 7 जुलाई को अगर मेरा एग्जाम है तो मेरे पास पूरा मार्च है, मेरे पास मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, जून है। प्रॉपर आपके पास 4 महीने का समय है, और 4 महीने के समय में किसी भी एग्जाम की बहुत अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो यस, जितने भी प्लेन ग्रेजुएट्स हैं वो अभी से इस तैयारी में लग सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ूंगी मैं। आगे है, अब इसका क्या है, इसकी वैकेंसी का बाइफर्केशन है कि किस किस में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी आपकी आई है 323 में से जो अनरिजर्व्ड यानी कि हमारी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की 132 वैकेंसी है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सेक्शन है उसकी 32 है। अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC में जो आते हैं उनकी 87 है। अगर बात की जाए शेड्यूल क्लास यानी कि SC ST कैंडिडेट की तो 48 एंड 24। तो टोटल वैकेंसी विल अमाउंट टू 323, जिसमें जनरल कैटेगरी की 132 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन फीस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 है, और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए भी SC ST के लिए भी 0 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 0। बाकी जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स है, OBC और EWS है, उनके लिए इट्स अ वेरी नॉमिनल फीस, बहुत कम फीस है। 25 रुपए का आपका फॉर्म है, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मतलब हमें फॉर्म की जो है इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा, इस करके फॉर्म नहीं मिस आउट होना चाहिए, फॉर्म फिल कर दीजिएगा बड़े प्यार से। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो तरीके से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, एक आपका एज बेसिस पे होता है, दूसरा आपका होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। अगर मैं एज के बेसिस पे बात करूं तो अपर एज लिमिट आप लोगों की ये होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के बेसिस पे। इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप देखेंगे एज ऑन, ये अगर हमें ये देखना है कि मैम कब तक हमारी इसकी लास्ट डेट कब तक मानी जाएगी, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है, 27 मार्च है। तो 27 मार्च के बेसिस पर आपकी एज, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 30 इयर्स, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन मिलता है, तो 33 साल यानी कि 33 इयर्स। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पे 35 इयर्स। और PWBD कैंडिडेट यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके पास होगा पूरा का पूरा 10 साल का एक्स्ट्रा, यानी कि 10 साल का जो रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 30 से ही हो जाएगी 40। तो ये आपकी एज लिमिट्स हैं, और ये एज लिमिट्स आपको चेक करनी होगी अपने फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट की रिस्पेक्ट में। यानी कि 27 मार्च को हमारे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे क्या आप ये एज क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मैं अगर आपके साथ आगे बढ़ूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि हमें क्या हमारी जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो क्वालिफिकेशन जो है वो ये कि आपने बैचलर्स डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कॉमर्स वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, साइंस वाले कर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज मेंशन नहीं कि कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है, ऐसा भी नहीं कि मिनिमम आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपकी बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप गुड टू गो, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ हमारे स्टूडेंट्स को, वो ये कि आपको डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। आपको जब स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट होगा, यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा, उसमें आप लोगों को ये कहीं ना कहीं ये शो आपको करना पड़ेगा, अपनी स्पीड दिखानी पड़ेगी, जिसमें आपकी 10 मिनट डिक्टेशन आपसे कराई जाएगी 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे आपकी स्पीड निकल कर आनी चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट। तो आप अपने इसके साथ साथ अपनी इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड पर भी थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर दीजिए, अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इन
स्टेनोग्राफी, और ये आपके पास ऑप्शन होगा, आप हिंदी या इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। एंड सेकंड इसमें रहेगा ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर द डिक्टेशन टेकन एज 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट आपका किस में होगा, आपका हिंदी में होगा, और ये आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब आते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न पे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए गाइस, तो एग्जाम पैटर्न में आपकी दो चीजें हैं। पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, और ये पेन पेपर बेस्ड पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन पेपर देना है, ये पेपर आपका पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन मोड में ये आप लोगों का एग्जाम होगा। ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होगा पेन पेपर से, यानी कि आपके पास वो OMR शीट होगी जिसमें आपको वो सर्कल सर्कल करके क्या करना है, आपको फिल करनी होगी वो OMR शीट। तो स्टेज 1 जो है वो रिटन एग्जामिनेशन, और स्टेज 2 जो रहेगी वो आपकी स्किल टेस्ट यानी कि क्वालिफाइंग रहेगा। स्किल टेस्ट में आपका वही वो टाइपिंग स्पीड जिसके बारे में हमने अभी बात करी, चर्चा करी, वही आपका स्किल टेस्ट रहेगा। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफाई करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई नहीं करोगे तो चलेगा, क्वालिफाई करना जरूरी है। हालांकि प्रॉपर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, तो इसको आपको क्वालिफाई करना है। हाँ, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स आपके कहाँ से आएंगे, रिटन एग्जामिनेशन से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये थोड़ा डाइसी है। डाइसी इसलिए है कि इन्होंने ये तो बताया है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले, ये बताया गया आपको कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स में किसका कितना वेटेज होगा ऐसा कुछ नहीं बताया गया। केवल ये बताया गया कि टोटल आपका जो एग्जाम है वो 300 नंबर के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 300 मार्क्स, और इस 300 मार्क्स के लिए आपको 120 मिनट का यानी कि पूरे के पूरे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपका सिलेबस, पार्ट ऑफ सिलेबस रहेगा, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि GA है, उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, उसमें आपका क्वांट्स आएगा, और उसमें आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। अब यहाँ पे ना बहुत ये विचार किया जा रहा था कि ये किस तरीके का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट मेंशन हुए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की भाषा का इस्तेमाल हमने होता देखा बैंकिंग एग्जामिनेशन में। बैंक में जैसे SBI के मेंस में आप देखते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मेंशन होता है। SBI का जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एग्जाम हुआ था वहां पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड टर्म मेंशन होती है रीजनिंग सेक्शन के लिए। तो हाँ, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आपका बैंक पैटर्न पर एग्जाम होगा। और बैंक पैटर्न पर एग्जाम होगा तो क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल है तो वहां पे पेपर बहुत टफ नहीं होगा। बैंक की तरफ ये थोड़ा सा इसका झुकाव हो सकता है कि उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, सीटिंग अरेंजमेंट आए, आपका पजल्स आए, आपके अल्फाबेट टेस्ट आए, वो सारी चीजें जो हम बाकी बैंक एग्जाम्स में देखा करते हैं उस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न बनेगा। लेकिन बहुत टफ यानी कि बहुत हाई लेवल एग्जाम पैटर्न नहीं बनेगा, बेसिक से मॉडरेट के बीच में आपका एग्जाम रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्वांट है, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में रीजनिंग ही है बेसिकली, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसा नहीं है। अब जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी बेसिक, क्योंकि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और यूपीएससी जाना जाता है इस चीज़ के लिए कि वो आपसे थोड़ा सा घुमा फिरा के भी जनरल अवेयरनेस पूछ लेगा, और थोड़ा सा जिस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का तरीका है, एक पैटर्न हम देखते हैं हर एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब रही बात इसकी कि ये जो 300 नंबर का पेपर होने वाला है, अब देखो 300 नंबर का पेपर, और यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपके हर क्वेश्चन पे इक्वल नंबर है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 100 क्वेश्चन आए और 100 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन पे 3-3 मार्क्स हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 150 क्वेश्चन बने और हर क्वेश्चन पे आपके 2-2 नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी पेपर बना रहा है तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बराबर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वो उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और हाँ, एक और चीज जो बताई गई वो ये कि 1/3 आपकी रहेगी नेगेटिव मार्किंग। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1/3 क्या रहने वाली, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यस, ये बिल्कुल आपका यूपीएससी पैटर्न एकदम सॉलिड तरीके से आपका पेपर बनने वाला है। और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा होगा कि मैम ये पर्सनल असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल ये पोस्ट तो है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें हमारा काम क्या होगा। तो देखो, जॉब प्रोफाइल
इन्होंने बिल्कुल बहुत प्यार से मेंशन कर रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ड्यूटीज़ क्या होंगी अगर आप इस जॉब को निकाल पाते हैं तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, यानी कि जिस भी ऑफिसर के आप पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे उनसे आप जो भी कहा जाएगा उसको आप टाइप करेंगे, उस डिक्टेशन को टाइप करेंगे। हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स, हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स and travel arrangements, handling parliamentary work, diarizing files and papers, tracking of files and important papers, monitoring management system of important references। तो बेसिकली आप अपने कंसर्न ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट रहेंगे और वो सारा काम जो कहीं ना कहीं असिस्ट करने वाला काम रहेगा वो आपकी ड्यूटीज में आएगा, वो आपके केआरएस में आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया भी है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे आपकी वो टाइपिंग स्पीड जो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आपको बताया था कि आपकी टाइपिंग स्पीड कुछ इतनी इतनी निकल कर आनी चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल का वो हिस्सा रहेगी। ठीक है, तो इसलिए टाइपिंग स्पीड पे आप पहले से काम करना शुरू कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब पे लेवल के बारे में बात हमने कर ली थी कि पे लेवल आपका वो 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से, तो बेसिक पे आपके लोगों की ये यहाँ पे रहेगी और इसके अलावा इसमें आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा और इसमें आप लोगों को तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे ही चुकी हूँ। ठीक है, उसके आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको बता दिया है कि हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म होगा लेकिन ऑफलाइन होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होगा लेकिन ऑफलाइन होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्शन है आपका वो इंग्लिश में ही रहेगा, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो हर एक गलत आंसर करने पे 1/3 नंबर कट जाएंगे आपके, जो पॉजिटिव नंबर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ और जो इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो ये कि स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो आप लोगों का स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। उसके बाद एक और चीज, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि कैंडिडेट्स विल हैव टू इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, किसके लिए, फॉर द टाइपिंग, फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनोग्राफी, डिक्टेशन एंड रिस्पेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फॉर द डिक्टेशन टेकन ओनली इन कंप्यूटर। तो जो आपका वो स्टेनोग्राफी यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके लिए आप जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक कॉलम होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डिक्टेशन इस पर्पस के लिए यानी कि स्टेनोग्राफी के पर्पस के लिए आप अपना वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश वहाँ पे ऑप्शन लिखिएगा और हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक जो मेन जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। आई थिंक दिस इज इट। अब इसके साथ साथ ये जो है ये हमारा 2 बजे दोपहर 2 बजे मेरा एक कम्प्लीटली फ्री रीजनिंग का सेशन आता है और ये रीजनिंग के सेशन को आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कब से करना शुरू कर दें। देखो, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास पूरा समय है। जो टाइम है आपके एग्ज़ाम का वो है आपका 7 जुलाई। तो एग्ज़ाम डिटेल्स आपकी क्या आई है, जो एग्जाम डिटेल्स आपकी आई है वो आई है 7 जुलाई को पेपर आपका हो जाएगा और 7 जुलाई के लिए मेरे पास 4 महीने का टोटल टाइम है। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यूपीएससी ने पेपर बनाया, यूपीएससी विल बी द कंडक्टिंग बॉडी, तो यूपीएससी जनरल अवेयरनेस में आपके साथ पूरा पूरा खेल सकता है। वहाँ पे आपको कुछ एडवांसमेंट देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का गाइज हमने बैच लॉन्च कर दिया है। ये हमारा बैच ये टारगेट करेगा 2024 के इस एग्जाम को और बैच हम शुरू कर रहे हैं 20 मार्च से। बैच की डिटेल्स मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, बैच से जुड़ने के लिए आप लोगों को आना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर
अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोडेड नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। इस इंटरफेस पे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ चैनल। रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल में आपको ये दिखाई देगा यूपीएससी ईपीएफओ। ये है आपका यूपीएससी ईपीएफओ का बैच, और इस बैच पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। इस बैच पे क्लिक कीजिएगा और बैच पे जाके आप कर दीजिएगा बाय नाउ। इस बैच में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो इस बैच पे जाके आप जैसे ही क्लिक करते बाय नाउ करते, यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा। तो डिस्काउंट कोड लगा देना Y651, और डिस्काउंट कोड लगा के कर दोगे आप अप्लाई, तो 3219 का ये बैच आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। बैच की जो है डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बैच आप लोगों का 20 मार्च से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 20 मार्च से हम इस बैच को आपके कमेंट्स कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो बैच से आप जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया Y651। इसके अलावा हमारे कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी और बैंक एग्जाम की या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की, तो गाइज इस समय आप लोगों का महापैक डबल वैलिडिटी शुरू हो गई महापैक पे और लाइव बैचेस पे। तो यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड आप हमारे महापैक के साथ या जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी का बैच कल से लॉन्च हो रहा है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारी डिटेल्स क्लियर हुई होंगी। तो बिल्कुल लेट नहीं करना है, एग्जाम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 27 मार्च। और एक अच्छा, क्योंकि अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हो, एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे ये नहीं भूलना है हमें कि ये ग्रुप बी पोस्ट है, तो ग्रुप बी पोस्ट अपने आप में मायने रखती है, फ्रेशर के लिए तो डेफिनेटली मायने रखती है। तो यस, ये एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो और आपको तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है, सफिशिएंट टाइम आप लोगों को मिल रहा है, जो कि है 4 महीने का। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 जुलाई को जाके हमारा पेपर होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपके बीइंग ग्रेजुएट, ये मैं बोलूँगी 100% एक बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू। इसके अलावा आप लोगों के कुछ भी कंसर्न्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कंसर्न्स को जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।